अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 20 का रिवीजन के अंदर। आज की इस टॉपिक के अंदर हमने मीज़ल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो बड़ा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बड़े तवज्जो के साथ इस चीज़ को आप सुनिएगा। बेटा बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या डीएनए रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये बात बेटा आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आपको पता है कि हमारा जो डीएनए ना वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है जी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि ये जो डीएनए है ये आगे रेप्लिकेट करके तो इस तरह से ये अपनी एक कॉपी तैयार कर लेता है। तो बड़ा सिंपल से इसका मतलब है। अब ये जो रेप्लिकेशन है ये तो हमारा टॉपिक है बाद में, लेकिन इससे पहले हमने कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि ये जो रेप्लिकेशन है डीएनए की, ये रेप्लिकेशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। कि मॉडल्स का मतलब कि ये डीएनए रेप्लिकेट किस तरह से करता है। तो तीन हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, तीन हमारे पास मॉडल हैं, या आप कह लो कि तीन हाइपोथेसिस हैं जो कि दिए गए थे डीएनए की रेप्लिकेशन के हवाले से। अब जो पहला मॉडल हमारे पास है बेटा वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब क्या होता है, देखें ज़रा। ये हमारे पास बेटा डीएनए है। तो होता क्या है कि जब रेप्लिकेट करना होता है डीएनए ने, तो ये दोनों स्ट्रैंड या अलहदा हो जाते हैं, यानी इनकी अनवाइंडिंग हो जाती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इन दोनों स्ट्रैंड में से हर एक स्ट्रैंड, अब ये दोनों स्ट्रैंड एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे काम करेंगे। अब बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है जिसको देख के कॉपी बनाई जाती है। जैसे आप जानते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो ईंटें निकालते हैं तो देखा होगा उसका एक टेम्पलेट होता है जिसको आम अल्फाज में सच्चा कहते हैं। ठीक है, तो जिस शेप का वो होता है उसी शेप के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसकी ईंट की शेप हो जाती है। तो इसी तरह इसको देख करके नया डीएनए बनाया जाता है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद ये इनमें से हर एक स्ट्रैंड अपनी कॉपी तैयार कर लेगा। तो मैंने कोशिश की है कि इसको समझाने के लिए डिफरेंट कलर से शो किया जा सके। तो बेटा देखें, इसको भी देखें और इसको भी देखें, तो आपको दो डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होंगे कि ये इन दोनों स्ट्रैंड ने अपनी अपनी एक एक स्ट्रैंड नया तैयार कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों नए स्ट्रैंड बने हैं, इन दोनों स्ट्रैंड में एक पुराना है और एक नया है। तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुराना, सेमी का मतलब है हाफ। तो मतलब जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं उनमें हाफ तो पहले वाला है, हाफ न्यू बना है। सो दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब दूसरा हमारे पास बेटा है कंजर्वेटिव मॉडल। तो उसका उलट कर दें, कंजर्वेटिव में क्या होगा, अब देखें वही बात कि ये हमारे पास पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड अनवाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, ओपन हो जाएंगे। उसके बाद फिर नया स्ट्रैंड बनेगा। अब यहाँ पे है कि नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा। तो पीछे तो हमने ये देख लिया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर के ये कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अपनी एक एक नया स्ट्रैंड तैयार कर लेंगे। लेकिन कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, वो कहता है कि जी जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, पेरेंटल डीएनए है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा कि जो नया बनेगा ना डीएनए, उसमें दोनों स्ट्रैंड नए होंगे। मैं अगेन बता रहा हूं बेटा, जो पेरेंटल डीएनए है वो बिल्कुल कंजर्व रहेगा। आप देख लें वो बिल्कुल कंजर्व है। लेकिन जो नया डीएनए बना है उसमें दोनों स्ट्रैंड ही न्यू बन गए हैं। ठीक है, सो ये है कंजर्वेटिव मॉडल। अब इसकी आगे भी देखें, ये इसने एक दफा रेप्लिकेशन की। अब जब ये दोबारा ये रेप्लिकेट करेगा तो इसमें भी देखें, ये इसका वही पेरेंटल डीएनए हो गया और ये इसने नया बना दिया। तो इसमें दोनों स्ट्रैंड आप देखें, जो नया बना है उसमें दोनों न्यू स्ट्रैंड है, जो पुराना है उसके अंदर दोनों ही जो है ना वो ओल्ड यानी पेरेंटल डीएनए है। तो इस तरह इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल। अब तीसरा मॉडल हमारे पास है डिस्पर्सिव मॉडल। अब डिस्पर्सिव मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखें बेटा, डिस्पर्शन का मतलब होता है तोड़ फोड़,
टूट जाना, होता क्या है कि ये जो स्ट्रैंड है ना हमारे पास डीएनए जो हमारे पास है, ठीक है, इसके ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये दोनों टूट जाते हैं, ठीक है। तो दोनों टूटने के बाद इसके न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से बिखर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और इनके दरमियान यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा। यानी जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये देखें ज़रा, इसमें जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, नया सॉरी डीएनए बन रहा है, इसके अंदर दोनों स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है, जो है वो एक कुछ उसमें सेगमेंट्स ओल्ड डीएनए के हैं और कुछ उसके अंदर सेगमेंट्स जो हैं वो न्यू बने हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास है जी डिस्पर्सिव मॉडल, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास तीन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं रिलेटेड टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। दीज आर द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल। अब ये आपने समझ लिया कि इन मॉडल्स का मतलब क्या है। अब ये देखना है कि हकीकत में डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, वो किस मॉडल को फॉलो करता है, कि डीएनए का जो नई रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव को मॉडल को फॉलो करता है, या डिस्पर्सिव मॉडल को फॉलो करता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1958 के अंदर एक्सपेरिमेंट किए। अब उनका नाम क्या था, एक था मैथ्यू और दूसरा था फ्रैंकलिन स्टाहल, ठीक है। तो इसको हम वैसे कहते हैं, यहाँ पे मुझे इसका नाम लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखा हुआ है मीजलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, यानी इसका पूरा नाम है मीजलसन मैथ्यू और इसका नाम है फ्रैंकलिन स्टाहल, ठीक है। मीजलसन यहाँ पे लिखना मेरे माइंड में नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं मीजलसन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से ही आएगा कि आप मीजलसन स्टाहल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव करें कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के जरिए होती है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे मतलब ऑरली या बातों से हम नहीं, बल्कि इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट से देखा गया था कि वाकई जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ओबे करता है, उसको फॉलो करता है, और यही मॉडल ठीक है, बाकी दोनों मॉडल ठीक नहीं है। अब ये कैसे पता चला, इसके लिए मीजलसन और स्टाहल ने 1958 के अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे और इनको इसी चीज़ के ऊपर नोबेल प्राइज भी तब दिया गया था। तो अब बेटा नेक्स्ट हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं कि जी ये क्या था एक्सपेरिमेंट, कैसे हमें पता चला था। तो चलें बेटा अब एक्सपेरिमेंट की तरफ। जी तो देखिए बेटा, अब एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं कि जी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ना वो कैसे ठीक है। अभी एक टाइम के लिए ना एक भूल जाओ कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, अभी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ और सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आया कि कौन सा मॉडल ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़ी है, यहाँ पे हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अब देखें बेटा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था बैक्टीरिया के सेल के ऊपर। अब बैक्टीरिया के सेल के ऊपर क्यों किया गया, ये बात याद रखिएगा कि साइंस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बायो की, तो यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स का एक्सपेरिमेंट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिनका लाइफ साइकिल बहुत थोड़ा होता है। जिनका जितना लाइफ साइकिल थोड़ा होगा उतना ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके नताइज हैं उनको आप जल्दी से स्टडी कर सकोगे। तो ये एक प्रिंसिपल, एक उसूल है कि जितना छोटा लाइफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म का होगा उसको हम रिसर्च के लिए या एक्सपेरिमेंट के लिए बायोलॉजी के अंदर हम यूटिलाइज करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल को यूज़ किया गया था। अब बेटा यहाँ पे देखें कि बैक्टीरियल सेल लिया गया और इसका ये आपको डीएनए नज़र आ रहा है। अब डीएनए की अगर हम बात करें तो ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होती है, उसके अंदर एक पेंटोज शुगर होती है और उसके अलावा उसके अंदर एक फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के। अब इसमें हम बात करेंगे सिर्फ नाइट्रोजनस बेस की, तो इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। अब बेटा आपको पता है कि नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। इसका एक आइसोटोप होता है N14, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। इसका एक आइसोटोप होता है N14, इसको हम कहते हैं लाइटेस्ट आइसोटोप यानी हल्का आइसोटोप।
दूसरा इसका आइसोटोप होता है N15, इसको हैवीएस्ट आइसोटोप कह देते हैं। अब जो नॉर्मल डीएनए के अंदर आइसोटोप पाया जाता है ना, वो हमारे पास पाया जाता है N14। ये बात आपने माइंड के अंदर रखनी है, फिर अगली बात आपको समझ में आएगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो नॉर्मल हमारे पास नाइट्रोजन पाया जाता है नाइट्रोजन बेसिस के अंदर, जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पाई जाती है, वो पाया जाता है लाइटेस्ट आइसोटोप यानी N14 वाला। ठीक है, जो हमारे पास एक और भी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का N15 वाला, ये है हैवीएस्ट आइसोटोप। अब इन दोनों आइसोटोप का हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस मॉडल को फॉलो कर रही है। देखिए बेटा, अब क्या किया गया, बैक्टीरियल सेल लिया गया, उस बैक्टीरियल सेल का डीएनए निकाला गया। ये आपको नजर आ रहा है कि जी इसका डीएनए निकाल लिया गया। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए को यहाँ पे ग्रो करवाया गया और यहाँ पे जो मीडियम लिया गया ना, यहाँ पे आप देखें तो ये N15 वाला मीडियम है। बात को अच्छे समझिएगा। अब इस बैक्टीरियल सेल को यहाँ पे N15 वाले मीडियम के अंदर ग्रो करवाया गया। अब जो ग्रो, जिसकी काफ़ी जनरेशन्स ली गई। आपको पता है कि बैक्टीरिया की एक नई जनरेशन 20 मिनट्स के बाद बनती है, यानी बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद अपनी जनरेशन को डबल कर लेता है। अब काफ़ी जनरेशन्स तक इसको ग्रो, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि बेटा ये जो यूनिसेलुलर जानवर होते हैं ना, इनके लिए ग्रोथ का वर्ड आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का आ जाए, डिवीजन का आ जाए, रिप्रोडक्शन का आ जाए, इन तमाम का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ग्रोथ का वर्ड क्यों यूज किया, बुक वाले ने, तो हमने चलो ग्रोथ का वर्ड यूज कर लिया। तो बैक्टीरिया को यहाँ पे ग्रो करवाया गया। जब ग्रो करवाया गया तो इसकी काफी जनरेशन्स यहाँ पे ली गई। तो अब इस N15 वाले मीडियम के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमारे पास बैक्टीरिया होंगे ना, उनका जो डीएनए होगा, उनके अंदर N15 वाला आइसोटोप मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब बैक्टीरिया ने आगे डिवाइड करना है तो डेफिनेटली उसका डीएनए की रेप्लिकेशन भी होगी, और एक जो स्ट्रैंड है, इसको नया जो डीएनए बनना है तो उसके लिए कोई रॉ मटेरियल भी तो होगा। तो रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे दिया हुआ है N15 वाला, तो वो इसी, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो N15 वाला है, उसके अंदर नाइट्रोजन जो हैवीएस्ट आइसोटोप है, तो वो इसी न्यूक्लियोटाइड को यूटिलाइज करेगा। जब इसी न्यूक्लियोटाइड यूज करेगा तो जो नया स्ट्रैंड वो बेटा बनाएगा, उसके अंदर N15 वाले जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो सेवरल जनरेशन के बाद हम ये मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमारे पास इस N15 मीडियम के अंदर ना, ऑलमोस्ट जो हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया होंगे तमाम का जो है वो N15 जो है ना वो एक आइसोटोप वो उसके डीएनए के अंदर मौजूद होगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 मीडियम लेते हैं, और ये आपके पास यहाँ पे मैंने लेबल किया हुआ है कि जी ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये ओवरऑल 3 बनते हैं। नंबरिंग इसकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंट्रोल सैंपल भी लिया हुआ है, जिसको यहाँ पे मैंने 1 का नाम दिया हुआ है। अब ये 4 सैंपल्स हैं हमारे पास। अब ये सैंपल, ये 3 हमने कैसे तैयार किए हैं, देखो, अब यहाँ से हम कुछ बैक्टीरिया को इस मीडियम के अंदर रखेंगे। अब ये मीडियम जो है ना, हर मीडियम के अंदर अगर आप नोट करें तो आपको N14 नजर आ रहा है, यानी ये तीनों मीडियम कौन किस तरह के हैं, N14 वाले। तो इन N14 वाले मीडियम्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस N15 मीडियम से निकाल करके बैक्टीरिया को रख देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे हमने रख दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, हम लेंगे अपनी टेस्ट ट्यूब। अब देखें, यहां पे हम टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। अब क्या किया हमने कि यहां से, एक सेकेंड जी, तो क्या किया हमने कि ये मैंने यहां पे एक बनाई हुई है, इसके अंदर हम 4 डिफरेंट लेंगे। ठीक है, मैंने एक यहां पे बनाई है, 4 डिफरेंट हम अपनी टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उन चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम डालेंगे एक मीडियम जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब जब सीजियम क्लोराइड इस टेस्ट ट्यूब में जाएगा ना, तो ये सीजियम क्लोराइड आगे सीजियम और प्लस क्लोराइड आयन के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, और ये एक यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर सवाल आ जाए ना, वाई वो यूज सीजियम क्लोराइड इन वाई द मीजल्सन और स्टाहल इन द मीजल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, यानी मीजल्सन और स्टाहल के एक्सपेरिमेंट के अंदर हम सीजियम क्लोराइड को क्यों यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या है, टू एस्टेब्लिश द
अपना ग्रेडी क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया था, एक सेकेंड जी। तो डेंसिटी ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे सीजियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। तो हमने इसको सीजियम क्लोराइड को, तो ये क्वेश्चन इस तरह से वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम ये मैंने बोला कि हम तकरीबन 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब इन चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये हमारा कंट्रोल सैंपल है, इस कंट्रोल सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से अब हम सैम्पलिंग किस तरह से करेंगे, ये बात बड़ी तवज्जो से आपने समझनी है। देखो ये जो हमारे पास नंबर 2 वाला मीडियम है ना, यहाँ से हम सैंपल लेंगे। देखो लिखा है सैंपल एट 0 मिनट। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम यहाँ से निकालेंगे और इसके अंदर रखेंगे ना, तो हम उसी टाइम यहाँ से सैंपलिंग कर लेंगे। समझते जाना, उसको ले लिया। अब यहाँ से हम लेंगे 20 मिनट्स के बाद और यहाँ से लेंगे हम 40 मिनट्स के बाद। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे हम यहाँ से सैंपल लेंगे 0 मिनट के बाद, यहाँ से लेंगे 20 मिनट्स के बाद और यहाँ से लेंगे 40 मिनट्स के बाद। अब ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या किया हमने, 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा। अब हमने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख के हाई स्पीड के साथ कई घंटों तक इसको घुमाना है। जब हम घुमाएंगे तो ये जो चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ये हमारा जो सैंपल्स हैं, ये अपने आप को अपने डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस के ऊपर ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जितनी जिसकी डेंसिटी होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी वो बॉटम पे चला जाएगा, जिसकी उससे कम होगी वो उससे ऊपर आ जाएगा और जिसकी उससे कम होगी वो उससे ऊपर चला जाएगा। बड़ा ध्यान से बात समझिएगा। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास ये चारों टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास आ गई, 1 2 3 और 4। अब मैंने पहले इसके अंदर बना दिया है। अब हम इसको समझेंगे कि ये जहाँ पे कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट की। देखो जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब नंबर 1 है, इसके अंदर हमने डाला है कंट्रोल सैंपल के तौर पे, जिसको देख के हम बाकी का डिसीजन कर सकें। यानी हमने बैक्टीरियल सेल से निकाला, ठीक है, उसको हमने किसी मीडियम के अंदर नहीं डाला था, उसकी रेप्लिकेशन नहीं हुई। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल के अंदर N14 वाला ही आइसोटोप होता है। तो वो N14 वाला क्योंकि लाइटेस्ट आइसोटोप है, तो वो क्या हो गया, वो ऊपर आ गया, चूंकि उसकी डेंसिटी क्या है, वो कम है। अच्छा, अब आगे तवज्जो कीजिएगा बेटा, यहाँ पे क्या हुआ नंबर 2 के अंदर क्या हुआ कि हमने कितने टाइम के बाद ये लिया है तो देखें जरा, 0 मिनट के बाद। अच्छा 0 मिनट के बाद हमने लिया, तो ये सैंपल हमने इस ओरिजिन को याद रखना है कि ये सैंपल हमने लिया कहाँ से था, जिसके अंदर N15 वाले आइसोटोप पड़ा हुआ था नाइट्रोजन का। अब हमने इसको यहाँ से निकाल लिया। अच्छा, इसका मतलब ये जो डीएनए हमने यहाँ से निकाल के N14 वाले मीडियम में रखा, लेकिन उसी वक्त हमने निकाल लिया, उसको रेप्लिकेट नहीं होने दिया। तो इसका मतलब जो डीएनए हमने यहाँ पे निकाला है, उन दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर N15 वाला आइसोटोप होगा। ठीक है जी, तो ये हैवीएस्ट आइसोटोप है दोनों के अंदर। तो ये कहाँ पे चला गया, बॉटम में। क्यों गया, क्योंकि मीडियम तो तीनों जगह पे N14 वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, तो इन तीनों के अंदर N14 वाला मीडियम है, N15 वाला हमने यहाँ पे डीएनए लगाया। लेकिन इस नंबर 2 की हम बात करें, नंबर 1 के अंदर तो हमने कंट्रोल सैंपल ले लिया ना, नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडियम N15 वाला था। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट जो हमारे पास डीएनए है वो N15 वाला है, तो दोनों स्ट्रैंड के अंदर N15 है, इसलिए ये हैवीएस्ट आइसोटोप है। और ये कहाँ पे आ गया, बॉटम के अंदर। ठीक हो गया। अब देखें बेटा, नेक्स्ट नंबर 3 में, अब नंबर 3 की बात करें तो हमने कितने टाइम के बाद सैंपल लिया है, 20 मिनट्स के बाद। अब 20 मिनट्स के बाद हमने यहाँ पे सैंपल लिया है। अब देखो हुआ क्या था कि अब N15 से हमने इसको लिया था, तो एक रेप्लिकेशन हुई है। मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट्स के बाद जो है वो जो बैक्टीरिया है वो अपनी नई जनरेशन को बना लेता है। तो हम मान के चलते हैं, अब देखो यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो N15 वाले हैं। ठीक है जी, और ये वाला स्ट्रैंड भी N15 वाला है, दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं। इसको रखा दिया N14 में, रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही हुई है। अच्छा, अब देखो
अगर तो हम यहाँ पे कंजर्वेटिव मॉडल को मान के चलें, बात को समझिएगा, दोनों मॉडल्स को हमने गलत साबित करना है। कैसे करना है? अगर तो हम मान के चलें कि कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव मॉडल, कि हर यहाँ पे जो पेरेंट स्ट्रैंड है इसको कंजर्व रहना चाहिए था, इंटैक्ट, इसके अंदर इसको इंटैक्ट रहना चाहिए था, इसके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और जो नया बनता उसके अंदर दोनों स्ट्रैंड किसके होते, डॉटर डीएनए के अंदर दोनों स्ट्रैंड किसके होते, N14 वाले आइसोटोप के। तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी कि एक तो होता पेरेंट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो इंटैक्ट रहते और ये आ जाता बॉटम पे, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। और जो नया बनता अकॉर्डिंग टू द मीडियम in which the isotope N14 is present, then the new DNA will be of a N14 isotope and that is the lightest isotope। और ये जो नया बनता और ये कहां पे आ जाता, बिल्कुल ऊपर आ जाता। लेकिन हमने देखा कि यहां पे ऐसा नहीं हुआ, तो ये कहां पे आ गया, सेंटर पे। अब सेंटर पे क्यों आया, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक स्टैंड जो है वो N14 वाला है और दूसरा स्टैंड किसका है, N15 वाला। इसलिए ना तो ये बॉटम पे गया और ना ये सरफेस पे आया, बल्कि कहां पे रह गया, सेंटर पे रह गया। जी बेटा, तो अब ये तीसरी जो टेस्ट ट्यूब है इसकी भी हमें समझ आ गई कि इसमें जो सेंटर पे आया है ना, मिड पे आया है हमारा ये जो सैंपल है, तो इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस के ऊपर ये सेंटर पे आया। तो इसका मतलब ये है कि ये इन बिटवीन है, इसके अंदर एक स्ट्रैंड N15 वाला है, एक N14 वाला है। ये लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं, हम 4 को देखते हैं। जी 4 के अंदर क्या है? अब 4 के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है उसमें तो ये है कि एक जी सेंटर में है और दूसरा जो है ना वो सरफेस पे है। अब वही बात आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, कि अगर देखो यहां से हमने निकाला था N15 वाला, डाला था हमने N14 वाले मीडियम में, तो वही बात आ जाएगी कि अगर हम कंजर्वेटिव मॉडल को ठीक माने तो कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो N15 वाले थे। जब इसको डाल दिया गया N14 वाले में तो इसके अंदर एक तो न्यू बनता और एक इसके अंदर पेरेंटल रहता, और जो पेरेंटल था उसके अंदर दोनों स्ट्रैंड में आइसोटोप N15 वाला बिल्कुल ये इंटैक्ट रहता, और जो नया बनता उसके अंदर N14 वाला आता दोनों स्ट्रैंड के अंदर। अच्छा, अगली दूसरी रेप्लिकेशन को ना भी देखें ना तो ये मॉडल तो यहीं पे गलत साबित हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे रेप्लिकेशन 2 दफा हुई है। कैसे? अब ये बात समझें। देखें कि यहां पे रेप्लिकेशन हमने सैंपल लिया है आफ्टर 40 मिनट्स, तो 20 मिनट्स के बाद रेप्लिकेशन होती है, तो यहां पे 2 दफा ये रेप्लिकेट किया है। तो जो कंजर्वेटिव मॉडल है वो तो यहीं पे ही वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि इसके मुताबिक अगेन इस वाले को, ये जो N15 वाला है इसको कहां पे आना चाहिए था, बॉटम पे, लेकिन ये बॉटम पे नहीं आया, इसमें एक सेंटर पे आया है और एक सरफेस पे आया है। अच्छा, अब यहां पे एक मॉडल हमने गलत साबित कर दिया कि कंजर्वेटिव मॉडल जो है डीएनए रेप्लिकेशन का वो ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सिव मॉडल की। अब चूंकि यहां पे रेप्लिकेशन 2 ही हैं, अब ये यहां पे फर्स्ट रेप्लिकेशन मैंने आपको शो की है, ठीक है ना। अब देखो, अगर डिस्पर्सिव मॉडल जो है वो ठीक होता, बात को समझिएगा, डिस्पर्सिव मॉडल का मतलब क्या है। अच्छा, इसमें ये देखें कि N15 वाला आइसोटोप इसके अंदर मौजूद है, तो कंजर्वेटिव मॉडल गलत साबित हो गया। अब बात करते हैं डिस्पर्सिव मॉडल की। अब बेटा, अगर डिस्पर्सिव मॉडल ठीक होता तो जरा सोचें क्या होना था। हमने ये पढ़ा है कि डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये जो सेगमेंट होता है ना, ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड इसके डिस्पर्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इनके दरमियान जो है वो नए न्यूक्लियोटाइड्स आके लग जाते हैं, और जो नया डीएनए बनता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सेगमेंट्स ओल्ड होते हैं, कुछ जो है ना वो न्यू होते हैं। अब ले दे के हम अगर बात करें तो ये होता है कि जितनी दफ़ा भी ये रेप्लिकेशन होती है इसकी, उसके अंदर जितने भी हमारे पास आगे डीएनए बनते, उन तमाम के अंदर एक ही चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? कि इसके अंदर जी कहीं पे N14 वाला लगा हुआ है और कहीं पे N15 वाला लगा हुआ है।
कहीं पे N14 वाला, कहीं N15 वाला। तो ले दे के चले हम बात करते हैं कि जी इसमें हाफ हो गया N14 का, हाफ हो गया N15 का। तो इसको फिर कहां पे आना चाहिए था? सिर्फ सेंटर पे। लेकिन फिर ये ऊपर क्यों चला गया? ठीक है जी, अगर इसके अंदर N15 है तो फिर ये क्यों ऊपर क्यों चला गया? फिर ये सारे के जितने भी न्यू डीएनए बनते सबको कहां पे रहना चाहिए था? बिल्कुल सेंटर पे, सरफेस पे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर तो हाफ हैवी आइसोटोप है, हाफ इसमें लाइटेस्ट आइसोटोप है, इसको यहां पे रहना चाहिए था, लेकिन ये सरफेस पे चला गया। तो इसका सरफेस पे जाना ये डिस्पर्सिव मॉडल को गलत साबित कर देता है। अब दोनों मॉडल गलत साबित हो गए। अब हमने ये देखना है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कैसे ठीक है। चलें जी, अब इसकी बात करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ऑफ करते हैं। ये लेक्चर भी लगता है काफ़ी जो है ना वो लेंथी हो गया है। ज़रा कॉन्सेप्ट बेटा इस तरह के थे कि इसको समझना बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, अब बात करते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की कि ये ठीक है या नहीं है। उनको तो हमने गलत साबित कर दिया। अब देखो इसके अंदर ये आइसोटोप N15 वाला है, जो N15 से हमने निकाल के उसको N14 वाले मीडियम के अंदर रखा था। अब बेटा देखें ये N15 वाला अब N14 वाले में रखा तो क्या हुआ? फर्स्ट रेप्लिकेशन में क्या हुआ होगा कि एक दोनों स्टैंड अलग-अलग हो गए। ठीक है, ये भी N15 वाला, ये भी N15 वाला, इसने भी अपना नया स्टैंड बना लिया और इसने भी अपना नया स्टैंड बना लिया। अब इन दोनों के अंदर बात को समझिएगा, इन दोनों के अंदर एक स्टैंड N15 वाला है, एक N14 वाला है। इसी तरह इसमें एक N15 वाला है, एक N14 वाला है। तो ये कहां पे आ गया? सेंटर पे आ गया। ठीक है, अब जब दूसरी दफा ये रेप्लिकेशन होगी तो बात को समझें। मैं इन दोनों में से ना एक स्टैंड को ले लेता हूं। ये देखें बेटा, मैंने एक स्टैंड को ले लिया, दोनों एक जैसे ही है ना। इसमें भी N14 वाला एक है, N15 वाला एक है, इसमें भी N15 वाला एक है, N14 वाला एक है। मैं एक ले लेता हूं। अब इसमें एक स्टैंड N15 है और दूसरा स्टैंड N14 है। अब जब ये दोबारा रेप्लिकेट, सेकंड रेप्लिकेशन होगी तो रेप्लिकेशन कैसी होगी? मैं ज़रा इसको मिटा लूँ। रेप्लिकेशन कैसी होगी कि ये दोनों स्टैंड अपने आप को अलग-अलग कर लेंगे। एक स्टैंड है N15 वाला और दूसरा स्टैंड है N14 वाला। मीडियम कौन सा हमारे पास है? ये देखें N14 वाला मीडियम है। अब होगा क्या कि ये N15 वाला, तो यहाँ पे न्यू आइसोटोप तो N14 वाले लगेंगे ना, तो ये देखें N14 वाला लगा तो ये एक नया बन गया। इसमें एक N15 वाला, एक N14 वाला। लेकिन यहां पे बात को समझें, यहां पे क्या हो रहा है कि एक N14 वाला है तो इसके अंदर जो नया ये अपना स्टैंड बनाएगा तो अकॉर्डिंग टू मीडियम, तो यहां पे N14 वाला मीडियम है तो वो नया बनने वाला स्टैंड भी N14 वाला बनेगा। यानी सेकंड रेप्लिकेशन के बाद एक जो डॉटर डीएनए बनेगा उसमें दोनों स्टैंड N14 वाले होंगे। तो वो जो N14 वाले होंगे वो क्या है? लाइटेस्ट आइसोटोप। तो लाइटेस्ट आइसोटोप कहां पे है? वो लाइट है, इसलिए वो कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे। तो बेटा सारी कंक्लूजन के बाद हमें ये पता चला इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो सही मॉडल है, जो एक ट्रू मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन का, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो मिजर्स एंड स्टाहल ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके इस मॉडल को सही साबित किया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को समझेंगे कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है, क्या मैकेनिज्म है उसका, कौन कौन से उसके अंदर स्टेप्स हैं। इसको पढ़िएगा, बुक से भी पढ़िएगा, यहाँ से भी समझिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप के अंदर पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।